हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम मॉडल सेट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, तो जिन्होंने भी मॉडल सेट 1 नहीं देखा है वो जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम मॉडल सेट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है, तो यहाँ पर हम आपको तीनों क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का यहाँ पर लिख देते हैं कि ये रैखिक बहुपद के लिए, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b के रूप का होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ऑप्शन ए, ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और यहाँ पर हम ऑप्शन सी में देखें तो ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा बराबर इन दोनों का बटा पर का जोड़ बना देते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा। तो यहाँ से निकल कर के आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर अंश में हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा कहें या अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि एक तरीके से मूलों का योग। तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ से नीचे हम देख सकते हैं कि ये गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए जो कि भागा में है। तो हम यहाँ पर भागा लिख देते हैं इस तरीके से c बाई ए। तो यहाँ से हम देखें माइनस बी बाई ए को गुना कर देंगे, यहाँ भाग जब पलटेगा गुना में तो ये बदल जाएगा, यानी अंश हर के जगह पे और हर जो है वो अंश के जगह पर आ जाएगा। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे माइनस में b बाई ए और यहाँ गुना हो जाएगा c बाई ए का a बाई c हो जाएगा। तो ये a से a कैंसिल हो गया, बराबर हो गया माइनस b बाई c। तो यहाँ जो दिया गया है बहुपद एक द्विघात बहुपद है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c और बराबर 0। तो यहाँ से b के जो जगह पर है यानी x का जो गुणांक है वही b के जगह पर होगा। तो यहाँ फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है और यहाँ जो b का गुणांक है -5 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 5 और बटे में c। तो c के जगह पर यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 है c के जगह पर, तो 5/7। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी 5/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो जब भी शून्यक ज्ञात करना होगा तो बराबर हो जाएगा इसके 0 ले लेंगे। अब हमें इसे जो है इस तरीके से इसे मध्य पद को तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस में 18x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर माइनस में 7x आए। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। जैसे कि गुना करने पर माइनस 18x स्क्वायर और मध्य पद को ऐसा जोड़ घटाव करें कि गुना करने पर माइनस में 18x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 7x। तो ऐसा हम इसे लिख सकते हैं जैसे कि 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं 2x
और -3 बराबर 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि माइनस में 9x और प्लस में 2x इन दोनों को गुना करेंगे तो -18x आ जाएगा, और 9x में से 2x को घटा देंगे तो माइनस में 7x। तो ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर बैठ गया है। अब इसमें से देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पद में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इस 6x और 9x में 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से 3 और एक x कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन निकाल लिए, तो इसमें बच गया अंदर 2 और एक x, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 3। उसके बाद 2x माइनस 3 में यहाँ पर प्लस में 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 1 और अंदर हो जाएगा 2x और माइनस में 3, और यहाँ बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 3, यहाँ 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इंटू हो जाता है 2x माइनस 3, और ये बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0 रखेंगे, और x का 2 मूल यानी कि जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसका हम 2 मूल ज्ञात करेंगे। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान आएगा यहाँ से निकल करके x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3, और जब हम यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तब x का मान आएगा 3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, एक -1/3 एक आया है और एक 3/2 आया है। तो यहाँ ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार जो है बोर्ड के एग्जाम में रिपीट किया गया है, और यह काफ़ी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे फिर से सॉल्व करते हैं। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो बराबर अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ से बीटा और प्लस अल्फा, यानी एक तरीके से मूलों का योग है, तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a, और ये जो बटा है इसके नीचे दे देते हैं बटा, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा तो होता है c/a। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो बच गया इसमें -b/a। तो -b यानी यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, और यहाँ पर जो x का गुणांक है वो है प्लस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2/में, और a का मान है यहाँ x² का गुणांक, तो 1 हो जाएगा a का मान। तो यहाँ से -2 इसका सही, ये सॉरी -b/c यहाँ पर बचा हुआ है, -b/c इस जगह पर -b/c होगा, -b/c। तो c के जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे 3, इसे इरेज कर देते हैं, c के जगह पर हो जाएगा 3, तो इसका सही आंसर हो गया -2/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का डैश है। तो ऑप्शन है कि कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अंततः अनेक हल हैं। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, तो चलिए हम उन तीनों कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इस तरीके से, जैसे कि जब दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका जो है एक और केवल एक ही हल होता है, यानी कि इसे हम अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय हल कह सकते हैं, यानी सिर्फ एक और एक हल होगा। अब इसी में जब दो आलेख एक दूसरे के समांतर गुजरे इस तरीके से, कि जब दो आलेख एक दूसरे के समांतर हों इस तरीके से, तब इसका कोई हल नहीं होता है, यानी इसके हल अगर पूछेंगे तो हल हो जाएगा हल बराबर 0, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब दो रेखाएं एक एक के ऊपर एक समपाती हों इस तरीके से, यानी दोनों जो रेखाएं हैं वो एक के ऊपर ही हों, तब ऐसे कंडीशन में अनंत हल होता है, ऐसे कंडीशन में अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल। तो यहाँ पर पूछा है कि जब दो रेखाएं यानी कि जब दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हों तब रैखिक समीकरण के युग्म का एक और केवल एक हल होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक हल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से परिमेय कौन है। तो यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन से कि ऑप्शन ए रूट में 3 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगर ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी 4 + √5, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और रूट में 16, ये एक परिमेय संख्या, जैसे कि √16 का वर्गमूल होता है 4। और यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बराबर में 2। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों। तो इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें से दो ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। जैसे पूछा है कि 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है लगातार सम संख्या। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं। जैसे कि एक हमने सम संख्या ले लिया 10 और एक सम संख्या 12। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तब हम इसका जब 10 और 12 के HCF निकालेंगे तो 10 और 12 का HCF हो जाएगा HCF बराबर 2। तो जब भी 2 क्रमिक सम संख्या हो तो उसका HCF सदैव 2 होता है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस गुने a, b का लस बराबर होता है। यानी कि मस गुने लस ये बराबर होता है पहली संख्या यानी a गुना दूसरी संख्या b के। तो मस गुने लस बराबर होता है, यहाँ से लिख देते हैं इसे हम फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। HCF गुना LCM बराबर होता है a यानी पहली संख्या और b यानी हो गया यहाँ दूसरी संख्या। तो मस गुने लस बराबर होगा a इंटू बी के, यानी a जो है पहली संख्या और b है दूसरी संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, a इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम सदैव मस ज्ञात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई है, तो पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। वहीं जब हम पाई का मान रखते हैं 22/7, तब ये 22/7 ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब ये परिमेय इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या का रूप है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब सिर्फ पूछा जाएगा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -12, -18 का भुज है। तो यहाँ पर जब 2 बिंदु मान के चले कि एक बिंदु x है और एक बिंदु y है, तो x को कहते हैं भुज, x को कहते हैं भुज, और बिंदु जो y है y को कहते हैं कोटि। यानी x की जगह पर जो होगा उसे भुज कहेंगे और y की जगह पर जो होगा उसे कोटि कहेंगे। तो यहाँ जो निर्देशांक दिया गया है -12, -18, इसका भुज पूछा है। तो इसके भुज यानी x की जगह पर -12 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट। तो थीटा की जगह पे हमें 90 डिग्री रखना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो सेक 60 का मान यानी जो मान कॉस 60 का होता है, तो कॉस 60 का मान होता है जो मान साइन 30 का होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2, वही मान कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। और कॉस हम जानते हैं कि कॉस उल्टा होता है सेक के, तो यहाँ पर 1/2 का हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब देखते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें किसका मान जो है 2 के बराबर आता है। तो कॉसेक 30 डिग्री, तो हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है, साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पर कॉसेक बराबर हो जाएगा
2/1 यानी कि 2। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है कॉसेक 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सेक 60 डिग्री जो है वो कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होता है। वैसे अगर हम बात करें कि कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है √3। उसके बाद अगर tan 60 का मान पूछे तो tan में 60 का मान हो जाएगा √3, tan 60 का मान √3, और cosec 60 तो cosec 60 का मान हो जाता है 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक वृत्त है, तो यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसका पहले चित्र बना देते हैं, चित्र से समझा देते हैं। जैसे कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त में केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर P है, और यहाँ केंद्र से जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है, और इसकी ये जो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसका नाम दे देते हैं, ये केंद्र O है और यहाँ पर इसका नाम दे दिए A, PA। तो PA जो है यह एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ जब हम इस तरीके से यानी कि O से A पर जो हमने त्रिज्या खींचा है, तो यहाँ पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। तब जो त्रिभुज है AOP यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण जब त्रिभुज है तो इसके सामने वाली जो भुजा है OP जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगा OP, और जो OA है त्रिज्या वो हो जाएगा आधार, और स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, यानी कि एक तरीके से लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। AP जो है स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो लंब बराबर क्या होता है, तो जब हमें लंबाई ज्ञात करनी होगी तो लंब बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से हम घटा देते हैं आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया गया है, कर्ण का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, और माइनस आधार दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। तो हम 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr² बराबर 154 सेंटीमीटर। तो पाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे 22/7 और गुना r² बराबर 154। तो इस 154 को हमने 22 के पहाड़े से कटा दिया, 22 साथे 154। अब यहाँ से हम इसे तिरछा तिरछा गुना करा लेते हैं, तो r² बराबर हो जाएगा 7 सते 49। तो r² बराबर 49, तो r का मान इधर स्क्वायर है तो लग जाएगा √49। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकल करके आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। तो 2 की जगह पर 2 और पाई का मान 22/7 और r का मान अभी निकल करके आया 7। 7 से 7 हमने इसे कटा दिया, बराबर 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। तो 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, साथ ही के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। r त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोला से जो भी फॉर्मूला बन सकता है वो हम आपको टोटल रिवीजन करवाते हैं। जैसे गोले का सबसे पहले बात करें अगर हम उसके एरिया का, तो गोले का चाहे पृष्ठ पूछे या फिर संपूर्ण पूछे, तो गोले का पृष्ठ या संपूर्ण इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है। और जब हम इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछेंगे तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अब साथ ही साथ हम आपको अर्धगोले का भी क्षेत्रफल और आयतन क्लियर करवा देते हैं। तो यहाँ से गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल
पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और जब गोले का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। अब बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और किसका? तो अर्धगोले का, यहाँ लिख देते हैं अर्धगोला का। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, और यह होता है अर्धगोले का हेमीस्फेयर। एच से हेमी और एस से स्फेयर। तो अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 3/2 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित होती है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे लाइन से यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी, जो ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हो जाएगा 2। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और वो सम हो तो भी हो जाएगा ये आंसर 2 इसका। तो हम यहाँ लाइन से 6 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो हो गया 2, फिर 3, उसके बाद हो जाएगा 5, 4 नहीं क्योंकि 4 1 से 2 से और 4 खुद से कटता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 3 5, उसके बाद 6 नहीं 7 होगा, 7 के बाद 8 भी नहीं लिख सकते, 9 10 ये होगा 11, तो और एक 13। तो ये जो अभाज्य संख्या है इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो n का मान दिया गया है, तो n का मान यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल जो है 6 संख्याएं दी गई हैं। तो माध्यक जब सम संख्या होगा, यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है, तो जब माध्यक एक सम संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n/2वां पद होता है, और प्लस फिर से इसे लिखते हैं, जब सम संख्या होगा तो यहाँ से 1/2 माध्य ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 n/2वां पद और प्लस n+2/2वां पद, n+2/2वां पद दोनों जगह वां पद लग जाएगा इस तरीके से। तो 1/2 और यहाँ पर n/2वां पद यानी कि इसका हम लिखेंगे तीसरा पद, और प्लस n+2/2वां पद यानी कि n की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 + 2 8, और 8 का आधा करेंगे तो 4, तो यहाँ पर 4वां पद हो गया और एक हो गया 3वां पद। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 3वां पद प्लस 4वां पद। तो यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, जैसे 6 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पर 1/2 और 3वां पद है इसमें 5 और चौथा पद है 7, तो 5 + 7, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 1/2 × 7 और 5 हो गया 12, तो 2 से कटा दिए, 2 × 6 = 12, तो बराबर आंसर हो गया 6। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 का मिलान चिन्ह है। 16 का हमें मिलान चिन्ह पता करना है। तो 16 का मिलान चिन्ह होगा, जैसे अगर हमें मिलान चिन्ह के लिए अगर 1 लिखना हो तो सिर्फ इस तरीके से 1 पाई दे देते हैं, 2 लिखना होगा 2 पाई, 3 लिखना होगा 3 पाई, 4 लिखना होगा 4 पाई। लेकिन जैसे ही हमें 5 लिखना होगा तो 4 पाई लिख करके इसे कट कर दिया जाता है और ये गिना जाता है 5 में। यानी अगर 1 है तो 1 पाई लिख देंगे,
2 है तो 2 पाई, 3 है तो 3 पाई, और 4 है तो इसके लिए 4 पाई, और यहाँ पर जब 5 लिखना होगा तो 4 पाई लिख करके और फिर उसे कट कर देंगे तो वो 5 हो जाता है। तो हमें 16 का मिलान चिन्ह लिखना है, तो जैसे इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 और इसे कट कर देंगे तो ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और इसे कट कर देंगे तो 5 हो गया, 1 2 3 4 इसको कट कर दिए 5 हो गया। तो यहाँ से 5 10 15 हो गया और प्लस 1, तो ये टोटल हो जाता है 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें यहाँ पर 1 पाई ज़्यादा दे दिया गया है, यहाँ पर यहाँ ये नहीं होना चाहिए, इसके जगह पर सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे कि ये 5 और ये 5 हो गया, ये 5 10 और ये 5 15 और एक 16, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सुधार लेंगे, 2 की जगह पर 1 ही पाई होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर है। यहाँ पर हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी यानी कि ये जो दिया गया है ये एपी में है, और इसका हमें सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर जब भी ज्ञात करना होगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है। तो -4 में से पहला पद यहाँ पर ए है और दूसरा पद पहला पद जो है प्रथम पद वो 0 है और द्वितीय पद -4 है। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो -4 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा -4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर एपी का बात आया है तो एपी से जितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले जब हमें कोई पद ज्ञात करना होगा तो एपी के लिए एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पद ज्ञात करने के लिए। और एक फार्मूला होता है एपी में, 2 ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एक जब पद ज्ञात करना होगा और एक एस एन यानी कि जब उसका सम योग ज्ञात करना होगा। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है योग के लिए है और ये जब हमें पद ज्ञात करना होगा। ए एन जो है ये जब पद ज्ञात करना होगा और एस एन का फार्मूला लगाते हैं जब हमें योग ज्ञात करना होगा। और डी बराबर बता ही दिए, डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय पद यानी कि a2 में से a1 को माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात पूछा है। तो यहाँ जो बहुपद है इसका घात पूछा है, तो इसमें देखेंगे कि जिस चर राशि का पावर सबसे अधिक होगा वही उसका घात होगा। तो यहाँ पर y² का y का जो घात है यहाँ 2 है और यहाँ पर y का घात 1 है। तो यहाँ पर ये जो बहुपद दिया गया है y² - 6y + 8 इसका घात हो जाएगा ऑप्शन ए 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, 2 हल है, अनगिनत हल है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब 2 रैखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर हों तब कोई हल नहीं होता है। जब एक दूसरे के समांतर होंगे इस तरीके से तब कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेंगे तो एक और केवल एक हल होगा, और जब एक दूसरे के ऊपर यानी समपाती होंगे तब अनंत हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 तो इसका जो है कोई हल नहीं होता है, इसका भी कोई हल नहीं होगा। और उसके बाद जब ये तीनों बराबर होंगी यानी कि a1/a2 बराबर होगा यहाँ b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तब ऐसे कंडीशन में अनंत हल होता है, ऐसे कंडीशन में अनंत हल हो जाएगा। और इसी में एक और कंडीशन बनता है जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2,
तब क्या होगा, तो एक और केवल एक हल, यानी कि इसे ही हम कहते हैं अद्वितीय हल होगा। जब तीनों बराबर नहीं होगा तो एक और केवल एक हल होता है। जब पहला दूसरा बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, और जब तीनों बराबर होंगे तो इसके अनंत हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल है होगा, यानी ए का मान हमें ज्ञात करना है। दो समीकरण दिया गया है, एक है x प्लस 10y बराबर 0 और एक समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 0। यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं, ax प्लस 10y बराबर 0 और एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 5y बराबर 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 2 में हम इसमें क्या करते हैं कि समीकरण, इसको ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो हम जो है समीकरण 2 में 2 से गुना करके और इसे माइनस कर देंगे। तो जब हम समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और 2 पाँचे 10y हो जाएगा। तो इसमें से 10y में से 10y घटा देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और हम आसानी से a का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं कि समीकरण जो 2 है इसमें हम गुना कर रहे हैं 2 से और उसके बाद इसमें से हम समीकरण 1 जो है क्या करेंगे, तो समीकरण 1 माइनस कर देंगे। तो आगे इसे नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ax प्लस 10y बराबर में 0 और यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से 4x और प्लस में 2 पाँचे 10y और बराबर 2 को 0 से गुना किया तो 0। यहाँ देख रहे हैं कि 4x प्लस में है तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस में हो जाएगा 4x और ये प्लस में 10y है तो माइनस में 10y और यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो बराबर इधर हो जाएगा 0। और ये प्लस में 10y और माइनस में 10y ये कैंसिल हो गया, 10y में से 10y घट गया और यहाँ से बच गया हमारा ax माइनस 4x बराबर 0, ax माइनस 4x बराबर 0। तो यहाँ इसे लिख लेते हैं ax माइनस 4x बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x और यहाँ हो गया a माइनस 4 बराबर 0। और ये जो एक से इधर गुना में है तो बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो भागा में बदल जाएगा, तो a माइनस 4 बराबर हो जाएगा ये 0 बाई x और ये 0 को हम x से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से a माइनस 4 बराबर 0, तो a बराबर हो गया 4 आंसर। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और हमें मूलों की प्रकृति पूछा है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम डी यानी डी को विवेचक या फिर विभक्तकर बोला जाता है, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें b के जगह पर यहाँ x का गुणांक लिखेंगे, a की जगह पर यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे और c के जगह पर जो अचर राशि होगा वो लिखते हैं। तो b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 गुना एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे और c की जगह पे -1 है तो -1, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 4, 4 एकम 4 तो 4 और 1 हो गया 5। तो हम देख पा रहे हैं इसके लिए भी 3 कंडीशन होता है। जब d बराबर होगा 0 के तब मूल जो है वो वास्तविक और समान होता है, और जब d बराबर होगा यहाँ d जो है वो बड़ा होगा, d यानी विवेचक जब बड़ा होगा 0 से तब जो है वास्तविक और असमान होता है। इसका मूल वास्तविक होगा, रियल होगा और इसके साथ ही साथ असमान होगा। और एक जब d छोटा होगा 0 से यानी d का मान छोटा होगा 0 से, यानी जब भी d का मान अगर माइनस में आ जाता है तब इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर यहाँ पर वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज हम 25 तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट इसके आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का हम शुरू में ही इसका व्यापक रूप बताए थे, ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब x प्लस 1 ऑप्शन ए से चलते हैं, जब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी तो ये दिया हुआ है ही कि यह जो है 2x का स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। अब आगे चलते हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जब हम इसे इतना का बटा पर का यहाँ पर जोड़ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ x प्लस 3 बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसके नीचे 1 छिपा रहता है। x और 1 का एलसीएम x हो गया, तो 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और x को x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 और बराबर हो गया एक्स क्यूब। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब हम इसे इसमें तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ जो स्क्वायर है वो क्यूब में बदल जाएगा। इस तरीके से इसे लिख पाएंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पर इसमें x का घात 3 है, तब तो यह त्रिघात बन गया। तो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी देख रहे हैं कि यह भी जो है एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात जो है x का घात 2 है। तो यहाँ पर द्विघात पूछा है, द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, तो x प्लस 3/x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको, मैं आपसे फिर बोलता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।